नंबर 2 हेडिंग इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन और मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन। इस पे बेस क्वेश्चंस जल्दी हमारे पास एग्जाम्स में आते हैं। डाइल्यूशन के इफेक्ट कैसे हमें समझ में कैसे आएगा कि वो क्वेश्चंस कहाँ पे हैं। फॉर्मूले भी आपको बता दूंगा, दोनों लॉजिक भी आप लगा सकते हो, कॉन्सेप्ट्स भी है, फॉर्मूले भी हमारे पास है लॉजिक के साथ में। डाइल्यूशन की इफेक्ट कौन कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन पे। पहले फॉर्मूला लेकर बना लेते हैं। दैट इज फर्स्ट फॉर्मूला m1v1 equal to m2v2. m1v1 equal to m2v2. This formula will be useful. Second, m1v1 plus m2v2 divided by m3 equal to m3. Yes. ये फॉर मोलरिटी के लिए है, इसके लिए मोलरिटी। तो भी इन दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, इंटरनेट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मूला लिखिए m1v1 m2v2 और m1v1 plus m2v2 अपॉन v3। इनमें हम इन दो फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चन सीखते हैं। देखो क्वेश्चन if 500 ml of water, if 500 ml of water added to, if 500 ml of water added to semi-molar, added to semi-molar 500 ml sulfuric acid solution, then find out the molarity of diluted solution. Find out the molarity of diluted solution. Next question. If semi-molar 100 ml, semi-molar 100 ml sulfuric acid solution is mixed with bimolar 400 ml hydrochloric acid solution then what will be the molarity of mixture of acidic solution? Molarity of mixture of acidic solution. Next question लिखो। One normal 100 ml acidic solution H2SO4 solution 100 ml H2SO4 solution H2SO4 भी मतलब है HCl
100 ml HCl is mixed with 400 ml sodium hydroxide solution then find out the normality of resulting solution. Also find the nature of solution. ठीक, थर्ड वाला इन दो बेस के ऊपर और सोचने के लिए दिया है आपको। फर्स्ट सेकंड ट्राई करना है, थर्ड नहीं है ना, फर्स्ट सेकंड ट्राई करना है। 1 या 2 मिनट का टाइम लेंगे। जो हमने सॉल्व किया उसको देखो, क्रॉस चेक करें। क्वेश्चन बताओ, पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? If 500 ml of water added to semi-molar of 500 ml sulfuric acid solution, then find out the molarity of diluted solution. सेमी मोलर मतलब हो गया 1/2, 1/2, मतलब m/2 बोल सकते हैं, 1/2 मोलर की। तो ये हो गया सेमी मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। हम डाइल्यूशन की जरूरत कहाँ पड़ती है? वो केमिस्ट्री लैब में हमें कई बार जो प्रैक्टिकल्स करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। डाइल्यूट मतलब पानी। तो हमने हमारे पास यानी जो रिएजेंट बॉटल थी, मान लीजिए केमिस्ट्री लैब में गए, आपके पास जो रिएजेंट बॉटल है उस पर लिखा हुआ है m/2 500 ml, बट हमें क्या चाहिए? डाइल्यूटेड चाहिए। तो कितना? एक पर्टिकुलर मोलरिटी तक का। तो मैंने यहाँ आपको वॉल्यूम दे दिया है और फिर नहीं, हमने इस बॉटल को खोला और इसमें 500 ml वाटर ऐड कर दिया। तो अब जो फाइनल वॉल्यूम हो गया वो हो गया 1000। कितना हो गया? 1000। तो आपके पास देखो जो ऑलरेडी गिवन है, यानी ये तो समझाने के लिए था, ये नहीं लिखना है। m1 आपके पास है 1/2, v1 आपके पास है 500, v2 जो आपके पास है वो 500 नहीं है, 500 प्लस 500 1000। yes, ठीक है। तो अगर या तो लीटर में ले लो, सबको लीटर में लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 1 ml में लीटर में चल रहा है। और m2 क्या करना है? निकालना। तो m1 = m2 पे जब आप फॉर्मूला पुट अप करोगे तो आपके पास आ जाएगा 500 × 1/2 m2 × 1000 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका m2 निकल जाएगा 1/4, वो लिमिट 250/1000 1/4। m2 = कितना हो गया? आया समझ में? ये इसकी मोल में। अब कई बार आपको ऐसा बोलेंगे क्वेश्चन में कि हाउ मच ml ऑफ वॉल्यूम, यानी फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1/2 मोलरिटी टू 1/4। तो वहां पे क्या करेंगे? उन्होंने मोलरिटी दे दी, m1 भी दे दिया और m2 भी दे दिया। v2 हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करना है। आया समझ में? तो इस टाइप के क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं। ये था हमारा फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन कि कैसे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। if semi-molar of 100 ml sulfuric acid solution is mixed with bi-molar 400 ml hydrochloric acid solution, then what will be the molarity of the mixture? एसिड को एसिड से मिक्स किया तो सेमी मोलर 100 ml, हां, और दूसरा दिया बायमोलर मतलब हो गया 2, ठीक है, और 400 ml। यस। तो आपके पास देखिए m1 भी है, v1 है, m2 है, v2 है। यस, सॉल्यूशन। बट m3 निकालना है मतलब सर v3 तो है ही नहीं, तो v3 कुछ होता नहीं है, v3 = v1 + v2। ठीक है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं। यहाँ पे v3 का मतलब क्या है? v1 + डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था। तो m3 = क्या आ जाएगा आपके पास में? m1 v1 + m2 v2, v1 + v2 मतलब हो गया 400 + 400। आ रहा समझ? यस। यहाँ पर आपका क्या निकल जाएगा?
मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग नया जो सॉल्यूशन एसिडिक मिक्सचर, जब दो एसिड को मिक्स कर रहे हैं, दो एसिड को क्या कर रहे हैं, क्लियर? यहाँ कोई दिक्कत? जल्दी बताओ। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब नॉर्मेलिटी की बात की गई है, किसकी दी गई है? नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी में अलग अलग केस होते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिस्ट बना देता हूँ तो हमें क्लियरली समझ में आएगा। ये ध्यान रहेगा सर को, इस पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है, कुछ भी नहीं, इसलिए लिखने के लिए मैं नहीं दे रहा हूँ अभी टाइम। अगर आपको लगता है कि आप नहीं पाया जो भी है बाद में लिखेंगे। नॉर्मेलिटी में अलग अलग केस होते हैं। मिक्सचर ऑफ एसिड, मिक्सचर ऑफ एसिड, अगर हमने एसिड को मिक्स किया है, एसिड को मिक्स कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत सिंपल है कि भैया N1 V1, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ जस्ट सिंपली दो एसिड को मिक्स कर रहे हैं जस्ट, तो जैसे यहाँ मोलरिटी लिखी है वैसे ही नॉर्मेलिटी भी आएगी, यानी NaBA प्लस Na1 प्लस Va1, सॉरी Na1 Va1 प्लस Na2 डायरेक्ट में आएगा भैया Va1 प्लस Va इक्वल टू क्या आ जाएगा N3। मतलब दो एसिड को मिक्स कर रहे हैं नॉर्मेलिटी में तो सेम जैसा मोलरिटी में किया वैसे ही वैसे ही। अगर दो बेस को मिक्स कर रहे हैं तो NBVB प्लस NBVB, जैसे यहाँ N1V1 चलता है, यहाँ N1V1 इक्वल टू N2V2, तो मोलरिटी नॉर्मेलिटी बिल्कुल सेम, सिर्फ फर्क कब आता है जब हम एसिड को बेस से मिक्स करते हैं। जब एसिड को बेस से मिक्स करते हैं, जब एसिड को एसिड में मिक्स करते हो कोई रिएक्शन नहीं होती, बेस को बेस में मिक्स करेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन जब एसिड को बेस में मिक्स कर रहे हैं मतलब वहां रिएक्शन होगी। सो व्हेन टू रिएक्टिंग सॉल्यूशन आर मिक्स्ड, तब हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। जब एसिड को, स्पेशल केस यहाँ पे मतलब जो आ रहा है, व्हेन एसिड एंड बेसेस आर मिक्स्ड, जब एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तब हमारे पास क्या क्या कंडीशन हो सकती है। केस 1, NaBA ग्रेटर देन NBVB, फर्स्ट केस। अगर NaBA NBVB से बड़ा है तब क्या होगा, जब एसिड और बेस को मिक्स करना, NaBA माइनस NBVB, NaBA डिवाइडेड बाय Va प्लस Vb इक्वल टू Na1 या Na2, अब इसको Na2 भी नाम दे सकते हैं, न्यू। जब NaBA ग्रेटर देन NBVB। केस 2 क्या है, NBVB ग्रेटर देन ये एसिड है और ये बेस भी है, और जब बेस ज्यादा होगा तब जो नॉर्मेलिटी निकलेगी वो बेसिक सॉल्यूशन की निकलेगी। तो नॉर्मेलिटी ऑफ न्यू बेसिक सॉल्यूशन NBV इक्वल टू NBVB माइनस NaBA बाय Va प्लस Vb। और केस 3 क्या है, if NaBA इक्वल टू NBVB, solution will be neutral. If NaBA greater than NBVB, then in this case solution is acidic. Solution acidic है। यहाँ solution कैसा है, नेचर ऑफ solution बेसिक। अब जो आपको केस दिया है वो फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा केस है। बोलो क्वेश्चन। 1 normal of 100 ml HCl solution is mixed with 70 ml
Senti normal 400 milliliter sodium hydroxide solution. Then find out the normality of resulting solution. सोडियम हाइड्रोक्साइड का एमएल 400 अब आता है हमारा सेंटी नॉर्मल। अब ये वही कर पाएगा जिसको मैं प्रीफिक्स यूनिट याद है, डेसी सेंटी मिली हमने पढ़ा है, 10 की पावर -2। ठीक है, मतलब कितना हो गया 0.01। ठीक है, यहाँ से 10 का -2 नॉर्मल लिखो ना 0.0। आ रहा है समझ में? मतलब आपको Na कितना दिया एसिड के लिए, Na = 1, Va = 100, Nb = 0.01, Bv = 400। क्या करेंगे, NaVa निकालेंगे। NaVa = कितना हो जाएगा 1 × 100 = NbVb निकाल लेते हैं, 10 की पावर -2 × 400 मतलब 1/100 तो कितना हो गया 4। NaVa NbVb से बड़ा है, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो नई नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी, नॉर्मलिटी ऑफ न्यू सॉल्यूशन = 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 400 कितना हो जाएगा भाई 96/500। ये क्या आ जाएगी नॉर्मलिटी ऑफ न्यू सॉल्यूशन। और नया सॉल्यूशन है, मतलब हमने एसिड में बेस को डाला लेकिन पूरा न्यूट्रलाइज, क्योंकि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अलग है। प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या कहता है, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इक्वल टू नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस। और जब नॉर्मलिटी को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml दैट इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट। वो मिली इक्विवेलेंट्स हो जाते हैं, और मिली इक्विवेलेंट्स हमेशा क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर आपको न्यूट्रलाइज करना है Na और V और NbVb को, जब ये बराबर होंगे NaVa = NbVb, इसका मतलब क्या है कि इसके मिली इक्विवेलेंट और इसके मिली इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे। क्या हो गए, इक्वल हो गए। वो प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में आता है। मैंने ये फॉर्मूला इसलिए हटा दिया यहाँ से, क्योंकि यही फॉर्मूला सेम आएगा, जैसे यहाँ पे ml = NaV = NB2 है, ऐसे यहाँ भी लिख सकते हो Na1V1 + N2V2 1V3 2N3, सेम फॉर्मूला। कोई भी किसी को भी दो सेम नेचर की अगर मिक्स करेंगे तो ही लगाएगा ये फॉर्मूला, N1 + N2V2 1V3 = N। दो एसिड को मिक्स कर रहे हो तो ये लगाओ, दो बेस को मिक्स कर रहे हैं तो ये लगाओ। लेकिन अगर एसिड और बेस को मिक्स कर रहे हैं तो ये फॉर्मूले लगेंगे केस के अकॉर्डिंग। अगर ये कंडीशन है तो ये फॉर्मूला लगेगा, ये कंडीशन है तो ये फॉर्मूला लगेगा। आई बात समझ? यस। सो फॉर्मूलेस चेंज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस रेयर होते हैं बोर्ड में अगर गए, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आए हैं। अगर पुराने बोर्ड प्रीवियस ईयर्स में उठाकर देखोगे, हाँ जेई के सबसे पसंदीदा क्वेश्चन में से है एसिड और बेस को मिक्स कराएंगे, प्रिंसिपल ऑफ टाइट्रेशन एंड द प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पे बेस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस। और यहाँ पे तो भी बहुत सिंपल केस है, जब हम कॉम्पिटिटिव लेवल पे पढ़ाएंगे वो पढ़ाते हैं तो उसमें इसके बहुत टिपिकल केसेस कवर किए जाते हैं, जहाँ अच्छे लेवल पे क्वेश्चन, क्योंकि अलग अलग टाइप के टाइट्रेशन के बहुत सारे केस होते हैं, बट इस लेवल पे इतने ज्यादा केस की आवश्यकता नहीं है। तो फाइनली मतलब आपको जो कंसंट्रेशन टर्म में जो एडिशनल पॉइंट कवर करना था, ये सारा जो हिस्सा है ये थ्योरी में नहीं है। ये जो अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, आप चाहे एक्सरसाइज में देखोगे, अब ग्रुप पीएसएल में देखोगे, अब अलग अलग डिफेंस ग्रुप में देखोगे, आपको ये केसेस के क्वेश्चंस मिलेंगे। अब वो क्वेश्चंस भी करोगे तो वो भी आपसे बने, सारे फॉर्मूलेज एक जगह लिखना है, कंडीशंस के ऊपर प्रैक्टिस करना है। तो आपका कंसंट्रेशन टर्म्स विद इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन इन मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन, ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है हमारा सॉल्यूशन का यहाँ पे फिनिश हो जाता है ना, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। अभी यहाँ से सॉल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट शुरू होगा कि सॉल्यूशंस कैसे बनते हैं और कौन कौन से फैक्टर उनको अफेक्ट करते हैं। क्लियर? और किसी अननोन सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट, कोई भी अननोन सब्सटेंस जो अभी भी नया खोजा गया है, कोई भी अननोन आप कहीं से उठा के लिया, हमें पता ही नहीं है वो क्या है, हम उसका मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूशंस की हेल्प से कैसे निकाल सकते हैं।
to determine the molecular weight of any unknown substance with their solution. तो ये सब आएगा हमारे नेक्स्ट पार्ट में. आपको पहले फेडरल सॉल्यूशन में ये फॉर्मूले आपके पास हैं, नॉर्मलिटी वाला फॉर्मूला लिखना है, ये सारे फॉर्मूले लिखना है, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो नोट कर लो इसको. सॉल्युबिलिटी. अभी तक जो पार्ट हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्टरी पार्ट में सॉल्यूशन में, वो थी उसकी सिर्फ कंसंट्रेशन टर्म्स कि इन अ डिफरेंट वे वी कैन एक्सप्रेस डिफरेंट यूनिट्स, वी कैन एक्सप्रेस सॉल्यूशन. बट सॉल्यूशन बनाए कैसे? सॉल्यूशन बनने के बाद उसकी यूनिट्स को एक्सप्रेस करना है उनमें, तो हम सॉल्यूशन बनाएंगे कैसे? कौन कौन से सॉल्यूट किस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकते हैं, कौन डिसॉल्व नहीं हो सकते, यही कहलाता है सॉल्युबिलिटी. ठीक है, यानी हमें जो डिस्कस करना है वो है प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी. सॉल्यूशन मेन चैप्टर जो यहाँ से हमारा जो स्टार्ट होता है उसमें सॉल्युबिलिटी का प्रिंसिपल हमें आप सबको पता है कि अगर हम पेट्रोल को पानी में डालें वो डिसॉल्व नहीं होता. वो क्यों नहीं होता, उसके पीछे रीजन क्या है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट. और अगर कोई सब्सटेंस जैसे सोडियम क्लोराइड नमक वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, वो कैसे इजीली डिसॉल्व हो रहा है, यहाँ डिसोल्यूशन से मतलब क्या है, और क्या है हम कितनी भी क्वांटिटी वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं, मतलब कितना भी सॉल्ट वाटर में ऐड किया जा सकता है क्या? नहीं, वो उसका भी एक फिक्स पैरामीटर है. ये सारा हमारे सॉल्युबिलिटी से रिलेशन करता है. तो सॉल्युबिलिटी एक ऐसा रिप्रेजेंट है द मैक्सिमम quantity of any solute that can be dissolved in a definite quantity, definite volume of a liquid, which is known as solubility. तो एक इजी लैंग्वेज में तो ये डेफिनेशन हो जाती है. अगर मुझे छोटे बच्चों को समझाना है तो सोलर में एक फिक्स क्वांटिटी जितनी डिसॉल्व हो सकती है वही कहलाएगी उसकी सोल्युबिलिटी. सपोज मैंने कह दिया कि सोल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 30 ग्राम पर लीटर. इसका मतलब ये है कि 1 लीटर में आप मैक्सिमम 30 ग्राम सॉल्ट ऐड कर सकते हैं. तो 30 ग्राम के बाद क्या होता है, अगर हमने जो नेक्स्ट 40 ग्राम डाला तो क्या नेक्स्ट 40 ग्राम के बाद सॉल्ट का नेचर बदल जाता है क्या? नहीं भाई. तो फिर वो जो एक्स्ट्रा 10 ग्राम है उसका क्या होगा? अरे हमें सोल्युबिलिटी हमें ऐसे एक फिक्स्ड पैरामीटर देती है. इसका फायदा क्या है? अगर आपको बहुत सारे कंपाउंड्स हैं उनकी सोल्युबिलिटी मिल जाए तो एक आइडिया लग जाएगा ना कि मैक्सिमम 1 लीटर में इतना डिसॉल्व हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं डालना है. इससे इंडस्ट्री वालों को भी फायदा होगा. इंडस्ट्री वालों को कैसे फायदा? उन्होंने मान लीजिए कफ सिरप बनाना है या कोई केमिकल, कोई ड्रग्स बनानी, कोई दवाई बनानी है, तो उसकी एक सोल्युबिलिटी कि इतनी क्वांटिटी इतने ml में सफिशिएंट है उनमें इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए, या इस हमारा जैसे बहुत साधारण सा एग्जांपल है तो अपने घरों में नमक हमेशा स्वाद अनुसार डाला जाता है. ऐसा होता है कि माता जी नमक का डब्बा लिया बहुत कम होगा तब भी आप वेजिटेबल्स को नहीं खा पाओगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा. उनमें बहुत ज्यादा होगा तब भी यानी हम उतना ही डालते हैं उनमें. लेकिन वहां क्या आ जाता है टेस्ट, वहां आप क्या टेस्ट का पैरामीटर लगा लेते हैं उनमें कि हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग. लेकिन सॉल्युबिलिटी का टेस्ट से कोई रिलेशन नहीं. दिस इज मैक्सिमम. वो किससे रिलेटेड है? मैक्सिमम से रिलेटेड है उनमें. तो यही सारी बातें यहाँ पर सॉल्युबिलिटी के अंदर होंगी. हम लोग इसे अगेन क्वेश्चन बैंक के फॉर्म में स्टार्ट करेंगे उनमें. क्वेश्चन बैंक ऑन सॉल्युबिलिटी. मैंने कहा था कि अगर कहीं क्वेश्चन बैंक हो तो या तो अलग से बना सकते हो या साथ में लिख सकते हो, जैसा आप बोलेंगे क्वेश्चन बैंक ऑन सॉल्युबिलिटी. सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी? सेकेंड, why anthracene does not dissolve in water? Why anthracene does not dissolve in water?
which type of equilibrium established in saturated solution. ये सॉलिबिलिटी के इंट्रोडक्टरी पार्ट पे है ना. देन जाएंगे क्वेश्चन. ऑलरेडी फैक्टर अफेक्टिंग हेडिंग डालेगा. क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है? फैक्टर अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. फैक्टर अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. Why there is no effect of pressure? Why there is no effect of pressure? Why there is no effect of pressure on the solubility of solid in liquid? Solubility of any solid in liquid. Next question. If enthalpy of solution, delta H solution, if enthalpy of solution is greater than 0, if enthalpy of solution greater than 0 for any solid in liquid saturated solution, any solid in liquid saturated solution, then what will be the effect of temperature? Then what will be the effect of temperature on this solution? ठीक है. फिर नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालिए. क्वेश्चन बेस्ड ऑन हेनरी लॉ. हेनरी लॉ या ब्रैकेट में लिख लीजिए solubility of gas in liquid. Solubility of gas in liquid. ठीक है भाई. देखो इसके क्वेश्चन. Give the statement of, write down the statement of Henry law. Write down the statement of Henry law with two biological application. With two biological application. ये फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन write down the significance of Henry constant Kh. Write down the significance of Henry constant Kh. Next question. Why scuba divers ड्राइवर नहीं. Why scuba divers used mixture of air and helium instead of
pure air instead of air, sorry, instead of air. Next question is, what is anoxia? This anoxia. Yeah. Next. What is the effect of temperature? What is the effect of temperature on Henry constant? What is the effect of temperature on Henry constant? Okay. Next question. Why most of the aquatic animals feels more comfortable? Why most of the aquatic animals feels most comfortable in cold water rather than hot water? ठीक है, जहाँ मैं कोल्ड और हॉट दिखा रहा हूँ वहाँ कई बार सेंटेंस ऐसा आ जाता है कि वाई मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल फील्स मोर कंफर्टेबल इन विंटर रादर देन समर. ठीक है, वो उसको इस तरह से भी लैंग्वेज में यूज करते हैं. क्लियर है क्वेश्चन भाई? ये यहाँ तक का जो टॉपिक अभी हम पढ़ने वाले हैं उसके बेस्ट क्वेश्चंस हैं और मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं. इनमें मॉडिफाई भी हो सकता है, लैंग्वेज को किस अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन अगर इन क्वेश्चंस के आंसर याद किए तो इनको जैसा भी मॉडिफाई किया वो बन जाएंगे, है ना, वो टॉपिक समझ से बनने लगेंगे. तो मतलब हम स्टार्ट करते हैं कि क्या है सॉलिडिटी और सॉलिडिटी के प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, पहला लिखते हैं भाई प्रिंसिपल ऑफ सॉलिडिटी में. डालो प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी. प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी तो एक सिंगल लाइन का स्टेटमेंट है. प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी मींस लाइक डिसॉल्व लाइक. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी? लाइक डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व लाइक. ठीक है, इसका मतलब क्या है? लाइक डिसॉल्व लाइक मींस polar solute dissolve in polar solvent while non-polar solute dissolve in non-polar solvent. Like dissolve like, it means polar solute dissolve in polar solvent while non-polar solute dissolve in non-polar solvent. जो polar होगा वो polar में ही dissolve होगा. यही कारण है कि सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व हो जाता है क्योंकि सॉल्ट क्या है? NaCl पोलर है. वाटर भी क्या है? पोलर. लेकिन एंथ्रासीन, नैफ्थलीन, पेट्रोल, डीजल वो में ये इसलिए डिसॉल्व नहीं होते क्योंकि वो नॉन पोलर है. मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन पोलर. बेंजीन, ईथर ये सब क्या है? नॉन पोलर. नहीं अपना पेट्रोल क्या? पेट्रोल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ठीक है, वो भी वाटर में इसलिए डिसॉल्व नहीं होता क्योंकि वो नॉन पोलर है. अब ऐसा क्यों होता है? मान लो अगर आपने से कोई ऐसा पूछे सर व्हाट इज द रीजन कि पोलर में ही डिसॉल्व क्यों होता है? क्योंकि सॉल्युबिलिटी कहाँ होगी? सॉल्युबिलिटी के लिए अगर जब हम सोडियम क्लोराइड नमक को पानी में डालते हैं तो क्या होता है? ये जो NaCl है वो Na+ और Cl- में ब्रेक होगा. और ये जो Na आयन है उनमें और ये Cl- है, इस Na आयन को वाटर का ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. ठीक है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा.
और धीरे से क्या होगा कि जितने भी सोडियम आयन होंगे वो सब वाटर से घिरे हुए होंगे और क्लोराइड आयन अलग अलग हो जाएगा। आया समझ में? तो जितने भी ये जो सोडियम क्लोराइड है ये वाटर के इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। जब कोई सॉल्यूट इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस में एंटर कर गया इट मींस वो क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया। तो NaCl क्यों डिसॉल्व हो पाया? क्योंकि उसके प्लस को वाटर के माइनस ने अट्रैक्ट किया। अगर वाटर में चार्ज नहीं होता तो वो इसको डिसोशिएट नहीं कर पाता। जब ये डिसोशिएट ही नहीं होंगे तो डिसॉल्व नहीं होंगे। सो डिसोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए? दोनों का सेम नेचर होना चाहिए। अगर नॉन पोलर है तो वहां चार्ज ही नहीं है तो देखिए इजीली इंटरमिक्स इन देयर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, वहां पे इजीली इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सोल्यूबिलिटी। बट जब भी आप ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी के बेस पे अगर सॉलिड इन लिक्विड की बात किया जाए वो लिमिट व्हेनेवर अ सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड तो हमें तीन टाइप के सॉल्यूशंस मिलते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन से मतलब क्या है? ये प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी लिखिए। एग्जांपल की जरूरत नहीं, मैंने बता दिया। वैसे आप चाहो तो स्पेस छोड़ सकते हो। एंथ्रासिन एंड नेफ्थलीन does not dissolve in water because they are non-polar while water is polar। वो वहां पर आ जाएगा। हेडिंग डाल लेना solubility of solid in liquid। solubility of solid in liquid। solubility के अंदर ही ना solubility में एक टॉपिक है उसका सब पार्ट है। पार्ट ए solubility of solid in liquid। जैसे ही आप किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो तो क्या होते जाता है? सपोज ये वेसल है, इसमें 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर। आपने इसमें ग्लूकोज ऐड करना शुरू किया, ठीक है। सपोज हमने 1 स्पून मतलब इसको मैं ग्राम दे दो, 10 ग्राम डाला डिसॉल्व हो गया, फिर 10 ग्राम डाला डिसॉल्व हो गया, देन नेक्स्ट 10 ग्राम जो डाला वो नीचे सेट आउट। तो 20 ग्राम पूरा डिसॉल्व हो गया। आपने 10 ग्राम डाला, स्टील किया, नॉट स्टील गायब। फिर नेक्स्ट 10 ग्राम डाला, स्टील किया। बट जब ये आखिरी का जो तीसरा 10 ग्राम डाला वो नीचे बैठ गया पूरा की पूरा। तो हम क्या बोलेंगे कि इसकी जो कैपेसिटी है वो 20 ग्राम है। मतलब 1 लीटर पानी में सिर्फ 20 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व हो सकता है। बट 20 ग्राम के बाद क्या हो रहा है और 20 ग्राम वाली स्टेज पे क्या है? जैसे ही आपने ये 10 ग्राम डाला तो ये जो ग्लूकोज है ये भी पानी में डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। और जो डिसॉल्व हो चुका है वो अनडिसॉल्व है। डिसॉल्व और अनडिसॉल्व के बीच क्या है? इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है। और जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, whenever the equilibrium is established between the dissolved and undissolved in any solution, then it is a stage of saturated solution। वो कौन सी स्टेज होती है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब सैचुरेशन पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। अगर अनसैचुरेटेड है तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा, सुपर सैचुरेटेड है तब इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो whenever a solid is, तो कैसा हो रहा है? मतलब सॉलिड और सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्वेंट मिलकर क्या बना रहे हैं? सॉल्यूशन बनाते जा रहे हैं आपका। तो हम लोग इसको इस तरह से इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं। solute plus solvent is an equilibrium with solution। yes or no? Yes। कब? Saturated। ठीक है। अब देखो इसी को जो चीज डिसॉल्व हो रही है, एक और डिसोल्यूशन, और जो डिसोल्यूशन से उल्टा हो रहा है वो है क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलेंगे उसे? क्रिस्टलाइजेशन। जो डिसॉल्व होके बाहर आ रहा है ना, जो डिसॉल्व होके बाहर आ रहा है उस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइजेशन। मतलब डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन बहुत ही equilibrium। At the point of saturation
डिसोल्यूशन इन क्रिस्टलाइजेशन, बहुत और इक्विलिब्रियम। डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन कब? एट द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। अब इसको आप दो तरह से समझो। अगर किसी लिक्विड में सॉल्यूट ऐड करते करते इक्विलिब्रियम आ जाए, मतलब सैचुरेशन आ गया। आप इक्विलिब्रियम आ गया मतलब सैचुरेशन आ गया, ऐसा बोल दो, या सैचुरेशन आ गया इक्विलिब्रियम आ गया, दोनों पॉइंट से बोल सकते हो ना। क्लियर? सैचुरेशन यानी जिसे कहा जाता है, जो बचपन में आपको सिखाया जाता है कि एट दैट पॉइंट at which no more solute can be added to this solution, ये बोलते हैं जिस पॉइंट पे, क्योंकि आपको कोई ऐड करने का मतलब ही नहीं है, मैं इसमें 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम जितना भी ग्लूकोज डालो कोई डिसोल्व तो होगा ही नहीं, तो क्या उसको ऐड करने का कोई फायदा है क्या? तो जिस पॉइंट के बाद कोई और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड ही नहीं हो सकती, डिसोल्व नहीं हो सकती, वो पॉइंट क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। एंड सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो आप सबको पता होता है क्या होता है, लेकिन उसका केमिस्ट्री से कहां रिलेशन है? इट इज रिलेटेड विद इक्विलिब्रियम। ये एक टर्म्स है। तो एट द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, व्हेनेवर सॉलिड इज डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड, देन एट द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन इज टू इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। दोनों एक मीनिंग एक ही है, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट मतलब डिसोल्यूशन। ठीक है, तो ये और ये मीनिंग एक ही है, लेकिन इसको दो तरह से लिखा जाता है। Whenever any solid solute, whenever any solid solute is dissolved in a liquid, then at the point of saturation, following equilibrium is established. Following equilibrium is established. ठीक है? And factor affecting solidity of solid in liquid. Factor affecting, ठीक है, तो सॉलिडिटी मेजर टॉपिक है, सॉलिडिटी के अंदर आया सॉलिडिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, और इसका भी सब पार्ट है फैक्टर अफेक्टिंग सॉलिडिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ये इक्विलिब्रियम बनाना लिख लेना है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं भाई, क्रिस्टलाइजेशन टू डिसोल्यूशन, इधर भी लिखा जा सकता है। आपका कोई वाला इशू नहीं, इक्विलिब्रियम फैक्टर अफेक्टिंग। सबसे पहले फर्स्ट इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर। There are two factors which affects the solubility of solid in liquid. There are two factors, दो फैक्टर हैं, उसमें से पहला है टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब आपको इक्विलिब्रियम को फिर से देखना है, ध्यान से देखो। अगर इक्विलिब्रियम रिएक्शन एंडोथर्मिक है, मतलब if delta H solution पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, yes, तो क्या होगा? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, yes, if delta H solution is greater than 0 पॉजिटिव सॉल्युबिलिटी। समझा ना? डिसोल्यूशन मतलब इस इक्विलिब्रियम का, अगर मैं ऐसा बोलूं, ये सॉल्यूशन है मान लीजिए, और मैं ऐसा बोल रहा हूं कि डेल्टा H सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 0, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा? सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर डेल्टा H सॉल्यूशन क्या हो? नेगेटिव एक्सोथर्मिक। तो हम ये ली शैटेलियर प्रिंसिपल तो पढ़ ही चुके हैं। अगर इक्विलिब्रियम है मतलब वहां पे क्या लगाएगा? शैटेलियर प्रिंसिपल लगेगा ना। तो शैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग समझ आ रहा है, तो यहां पर अप्लाई हो रहा है शैटेलियर प्रिंसिपल। ठीक है, तो लिखो इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर में फॉर अ गिवन इक्विलिब्रियम रिएक्शन, ये वाले लिखना, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट इन इक्विलिब्रियम विद सॉल्यूशन, ऐसा लिखना। For a given equilibrium, उसमें दो केस बनाना। If delta H solution greater than 0, if delta H solution greater than 0,
Then on increasing temperature, solubility increases. Case 2, if delta H solution less than 0, on increasing temperature, solubility decreases. मतलब क्या? जब डेल्टा H लेस देन 0 होगा तो क्रिस्टलाइजेशन बढ़ेगा, सॉलिडिटी घट रही। इसका मतलब क्या? जो भी डिसॉल्व हो गए वो बाहर आने लगेंगे, क्रिस्टलाइज। ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिखकर इसके नीचे लिखना था केस 1 केस 2। केस 1 इफ डेल्टा H ग्रेटर देन 0, डेल्टा H ग्रेटर देन 0, केस 2 डेल्टा H लेस देन 0। केस 1 क्लियर है? एंड ऑलरेडी इफेक्ट ऑफ प्रेशर। Effect of pressure. There is no effect of pressure. There is no effect of pressure on the solidity of solid in liquid. There is no effect of pressure on the solubility of solid in liquid because solid and liquid both are incompressible. आप जिस वेसल में, जैसे अभी हमने जो केस देखा, इसी केस में कि 20 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व हो गया और 10 ग्राम नीचे बैठ रहा था। आपने क्या करा, इस वेसल को बंद किया और इसके ऊपर एक पिस्टन लगा दिया और पिस्टन से आप उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आप प्रेशर पंप लिया है। आप कितना भी इसके ऊपर प्रेशर लगाओ, ये जो और एक्स्ट्रा 10 ग्राम है ये डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि हमारे प्रेशर लगाने से ये लिक्विड कंप्रेस नहीं होगा। कंप्रेस कौन होता है? ठीक है, लिक्विड एंड सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल, क्योंकि इनके वॉल्यूम क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं, डेफिनेट वॉल्यूम। कंप्रेसिबल कौन है? गैस। ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम गैस की सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे तो वहां पे प्रेशर का इफेक्ट आएगा, लेकिन यहाँ प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है। सो सॉल्युबिलिटी के दो पार्ट हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये पार्ट यहाँ पे लिखा जाता है। नेक्स्ट पार्ट बी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सर मैम कैसे पढ़ना भाई? मतलब एक चार्ट बनाऊं मैं आपके लिए, आपको सुविधा के लिए, आपको समझने के लिए। सॉल्युबिलिटी एक टॉपिक है, सॉल्युबिलिटी के अंदर दो टॉपिक हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस सॉलिड इन लिक्विड का भी एक सब टॉपिक है इसके अंदर, फैक्टर अफेक्टिंग। और फैक्टर अफेक्टिंग के दो पार्ट है, टेंपरेचर एंड प्रेशर। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ जो गैस इन लिक्विड पढ़ेंगे तो उसके भी दो फैक्टर आएंगे, टेंपरेचर एंड प्रेशर। तो जो प्रेशर वाला इफेक्ट है वही पे आएगा हमारा हेनरी लॉ। क्या आएगा? तो गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना है तो ये ऐसा पूरा मतलब इस तरह से आपको अरेंज करना है टॉपिक का, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट इस तरह से। तो सॉलिडिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, किसी गैस को पहले तो समझिए कि क्या गैस लिक्विड में डिसॉल्व होती है। तो ये हम इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ चुके? पहले एग्जांपल दिए थे, डिसॉल्व्ड गैसेस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सारी गैसेस वाटर में डिसॉल्व है, तभी एक्वेटिक एनिमल्स सर्वाइव कर पा रहे हैं। मतलब लिक्विड में गैस डिसॉल्व होती है, ठीक है। इसी का जितना का एग्जांपल हमें दिखता है वो है लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी। एलपीजी क्या है? एलपीजी में हमने गैस को कंप्रेस किया है, अरे उसका नाम है, तो नाम अजीब सा वैसे, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, आगे लिक्विड लिखा है पीछे गैस है, समझ में आता कौन से स्टेट में, ठीक है। जब तक सिलेंडर के अंदर है तो लिक्विड स्टेट, हाँ सिलेंडर से बाहर आया वो गैस बन जाएगा। तो सिलेंडर के अंदर क्या है कि प्रेशर बहुत ज्यादा है,
कंप्रेस हो सकता है, इसलिए ऑन कंप्रेस करके हम उसकी सॉलिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे? चलिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। मेरे पास जार ये है और इसे हम देखें। डायरेक्ट इसी से जैसे ये लिक्विड है, अभी समझना भाई, सिर्फ समझना, लिखने का काम नहीं, और उसके ऊपर गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स, और यहां हमारा एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। जैसे ही आप इस पिस्टन के ऊपर कोई वेट रखोगे, आपने पिस्टन पे वेट रखा, अभी इसके अंदर जो ऑक्सीजन गैस है वो इतनी, मान लीजिए ऑक्सीजन है, बट जब आप इस पिस्टन पे वेट रख देते हो W1 W2, मतलब मैंने 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम वेट इसके ऊपर रख दिया, जैसे ही आपने वेट रखा तो यहाँ जो ऊपर जितनी भी एयर होगी उसमें वो इस वाटर के अंदर क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिसॉल्व। हमारे प्रेशर अप्लाई करने से इसके ऊपर, तो देखिए हमने वेट बढ़ाया, प्रेशर अप्लाई किया तो वाटर में इसकी सॉलिबिलिटी बढ़ रही है, वाटर में इसकी सॉलिबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही। तो प्रेशर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। और इसी प्रेशर को रिलेट किया किसने? हेनरी ने, कि कितना प्रेशर अप्लाई किया जाए तो किसी गैस का कंसंट्रेशन लिक्विड में उतना बढ़ता जाएगा। अरे हमने तो डायरेक्ट हेनरी लॉ, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड के अंदर डायरेक्ट हेनरी लॉ। According to this law, the solubility of gas in a liquid is directly proportional to pressure applied over the solution. This is statement first. Henry law का first statement, statement first statement of Henry. Then statement 2. The mass of gas, Henry law second statement है, the mass of gas dissolved in a liquid is directly proportional to pressure applied over the solution. Third statement. The partial pressure of any gas over the solution, is directly proportional to mole fraction of gas in solution. अब बोर्ड वाले स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज होंगे भाई कि एग्जाम में आया हेनरी लॉ, क्या तीनों स्टेटमेंट लिखने बैठेंगे? आपको लिखना है थर्ड वन। फर्स्ट और सेकंड ये दो स्टेटमेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम आते हैं। कुछ न्यूमेरिकल
फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। हेनरी लॉ को याद रखना बहुत आसान है। आपको मैं एक छोटे से ट्रिक बताऊं सर, आपको बस इतना सा स्टेटमेंट याद रखना है, पीके है एक्स मेन, ठीक है, पीके है एक्स मेन। तो कैसे यूज होगा, जो पहला स्टेटमेंट लिखा है पहले उसको देखिए, उसके अकॉर्डिंग एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो यहां से आपके पास एक कांस्टेंट आता है एस इक्वल टू के पी, है ना, ये फर्स्ट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। सेकंड स्टेटमेंट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, सो m इक्वल टू k इनटू, यहां पे ये k भी हेनरी कांस्टेंट है, ये k भी हेनरी कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। बट मैंने कहा ना कि थर्ड स्टेटमेंट मेजर है, तो हमें ध्यान रखना है वो थर्ड, p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू xb। लेकिन गैस क्या होगी, सॉलिड होगी, सॉलिडिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। सो मोल फ्रैक्शन को मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस या x भी लिख सकता हूं। तो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, p इक्वल टू pk है x, यस। अगर आपने गलती से ऐसा लिख दिया कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, तो न्यूमेरिकल करते वक्त गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि फिर आपको 1/k लेना पड़ेगा, वहां मीनिंग सारे बदल जाएंगे, ध्यान रखना। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे भी वहां कांस्टेंट क्या आता है, 1/kh, कांस्टेंट क्या आता है 1/kh। इतना हम घुमा के क्यों याद रखें, समझे याद रखें। पार्शियल प्रेशर, कोई गैस लिक्विड में कितनी डिसॉल्व होगी ये उस बात पे डिपेंड करता है कि हमने प्रेशर, जैसे मैंने कहा था जब हमने पिस्टन से प्रेशर डाला तो गैस का कंसंट्रेशन लिक्विड में बढ़ने लगा। अब आप पूरी सीन को थोड़ा सा याद करिए फिर से, ये एक लिक्विड है, ठीक है, मान लीजिए सॉल्यूशन, और ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। यहां हमारा सोल्यूट कौन है, गैस। तो मैं कह रहा हूं कि अभी सपोज इसका जो मोल फ्रैक्शन है 0.4 है, तो ये डेफिनेटली होगा 0.6। अब थोड़ी देर बाद सेम लिक्विड, सेम क्वांटिटी में, सेम वेसल में, इस लिक्विड में गैस का मोल फ्रैक्शन बढ़कर हो गया 0.8। पानी पहले भी 1 लीटर था, अभी भी 1 लीटर था, तो ऐसा कैसे हुआ होगा कि इसके ऊपर जो गैस होगी, जब उसके ऊपर प्रेशर डाला तो वो इसके अंदर चलेगी, जब इसमें चलेगी तो इसका मोल फ्रैक्शन बढ़ गया ना। जितना प्रेशर आप ऊपर डालते जाओगे अंदर लिक्विड के अंदर उसका मोल फ्रैक्शन समझ में आ रहा है, मतलब दिस P द प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के ऊपर जो प्रेशर है वो इस लिक्विड के अंदर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली है ना, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन और पार्शियल प्रेशर अंदर आ रहा नहीं है, ऊपर वाला जो सॉल्यूशन के ऊपर जो गैस है उसका प्रेशर, उस गैस का कितना प्रेशर, उस गैस पे कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है। आप जिस भी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना चाहते हो उसको हाई प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तो सोडा वाटर बॉटल बनती कैसी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब डिसॉल्व करना होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रेशर बढ़ा दिया जाता है, बहुत हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाती है। तो अरे जब हम कोई भी सोडा वाटर बॉटल देंगे भाई, ये बाटली अब इसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिसॉल्व करना है तो ओरिजिनल जो लिक्विड होता है वो तो इतना ही होता है, बट इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ऊपर इतना प्रेशर अप्लाई किया जाता है ना, कार्बोनेटेड बेवरेजेस, इसको क्या बोलते हैं, वैसे देखो तो कार्बोनेटेड बेवरेजेस कहा जाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब इसके अंदर डिसॉल्व होगी तो लिक्विड की क्वांटिटी बढ़ने लगेगी ना। ये होता है कि जैसे ही नॉब खोला हाँ ठीक है, ओरिजिनलिटी में पीआई नहीं,
बाकी सब जो भी वो तो ये इसका मतलब ये नहीं कि मुंह के अंदर एकदम ताकि नुकसान नहीं हो, पैसा बचाने का मतलब ये कार्बोनेटेड बेवरेजेस के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिसॉल्व किया जाता है, ये दो स्टेटमेंट का क्या इस्तेमाल होगा? न्यूमेरिकल। जो प्योर बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं जिनको कुछ भी नहीं मतलब न्यूमेरिकल अपने को पढ़ने नहीं पड़ते हैं, वो दो स्टेटमेंट पे ध्यान दे रहे हैं। अगर आपको कोई बोले कि व्हाट इज हेनरी लॉ स्टेटमेंट, राइट डाउन द हेनरी लॉ स्टेटमेंट, आपको लिखना यही वाला है, ठीक है, एक्स में ये वाला स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। इन दोनों स्टेटमेंट का हम इस्तेमाल कहां करेंगे? सवाल करने के दौरान इस्तेमाल करेंगे, वही करेंगे। क्लियर है? अगर यहां से मैं इसकी यूनिट निकालूं उनमें, तो kh की यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ हेनरी कांस्टेंट p by यूनिट। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? यूनिट मोल फ्रैक्शन क्या होता है? यूनिट। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। क्यों? क्योंकि मोल डिवाइडेड बाय मोल होता है। और लेकिन पी की यूनिट क्या होती है? प्रेशर मतलब पास्कल बार एटमॉस्फेयर। तो जो यूनिट प्रेशर की है वही यूनिट kh की है ना, तो यूनिट ऑफ kh इज बार एटमॉस्फेयर प्रेशर है ना, यूनिट ऑफ प्रेशर। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख लो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3। ये तो समझाने के लिए था। और यहाँ लिख लेना है स्टेटमेंट 3 के नीचे kh, यूनिट ऑफ kh। तो ये पॉइंट तो क्लियर है कि सॉलिडिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, उसमें प्रेशर का इफेक्ट तो पड़ेगा। मतलब एक तरह से हेनरी लॉ पढ़ना मतलब इफेक्ट ऑफ प्रेशर ही पढ़ना है। हेनरी लॉ पढ़ना मतलब इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है, कि ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर द सॉलिडिटी ऑफ एनी गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस, वो इंक्रीज होगी। सो बट kh का सिग्निफिकेंस क्या है? मान लीजिए मेरे पास दो गैस है, सिग्निफिकेंस ऑफ kh, कोई भी दो गैस है, मान लीजिए गैस A एंड गैस B, और मैं ऐसा कह रहा हूं कि kh ऑफ गैस A इज मोर देन kh ऑफ गैस B। तो बताओ कौन सी गैस पानी में ज्यादा डिसॉल्व होगी? गैस भी जल्दी होगा। अभी आप जरा सर गैस भी जल्दी होगा, प्रेशर कम लगेगा, प्रेशर गैस कम है उसमें। kh का फॉर्मूला क्या है? kh इक्वल टू p बाय x। अभी जरा देखो kh a इक्वल टू p बाय x है, यस, kh b इक्वल टू p बाय x। अब kh a ज्यादा आ रहा है, ये ज्यादा तभी आएगा जब s a कम होगा। यस, सेम प्रेशर पे देखेंगे ना। यस, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? ये जितना ज्यादा kh उतनी कम सॉल्युबिलिटी। किसी गैस का kh वैल्यू जितनी ज्यादा होती है उसकी लिक्विड में सॉल्युबिलिटी उतनी कम होती है। सिग्निफिकेंस समझे? हायर द वैल्यू ऑफ kh लोअर इज द सॉल्युबिलिटी। क्यों? क्योंकि kh की वैल्यू तभी बढ़ेगी जब xa की वैल्यू कम से कम होगी। इतना तो मैथ्स आता ही है। और कोई कंफ्यूजन हो तो भाई पूछ लेना, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल बाद में बता दूंगा। अरे समझे? लिख लो, ये सब नहीं लिखना है। हायर द वैल्यू ऑफ k, सिग्निफिकेंस ऑफ k हेरिंग डालना और समझ लिखो। हायर द वैल्यू ऑफ k लोअर इज द सॉल्युबिलिटी। हायर द वैल्यू ऑफ k lower is the solubility of any gas in liquid. Lower is the solubility of any gas in liquid. बोलते हैं भाई, समझ में आया? अब सेकंड पॉइंट देखो सिग्निफिकेंस के अंदर। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर kh value increases. On increasing temperature kh value increases। तो मतलब समझा सकते हैं इसका? टेम्परेचर बढ़ाने से kh बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है? सॉलिबिलिटी कम हो रही है। दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है? अब ऐसा क्यों होता है? अरे आप खुद ही सोचो भाई। अभी मान लीजिए नॉर्मल वाटर, अभी अपने रूम टेम्परेचर पे ही पानी है,
और हम जो पानी पीते हैं उसमें भी कोई भी डिजोल्व ऑक्सीजन होती है। आप वाटर बॉटल जो भी आप पानी बॉटल के अंदर रख के लाए हो, लीटर पानी है कोई, उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन होती है। जब आप इसको गर्म करोगे तो गर्म करने से क्या होगा, इसमें जितनी भी ऑक्सीजन होगी वो क्या होगी, बाहर। सबसे पहले तो गैस ही बाहर भागेगी ना, क्योंकि जितना वो लिक्विड बनकर इसके अंदर बैठी थी उतनी फास्ट, क्योंकि उनमें अट्रैक्शन बहुत कम होता है, दे विल इजीली मूव। है ना। टेम्परेचर बढ़ाने से गैस क्या होगी, वापस से बाहर निकलने लगेगी। अरे टेम्परेचर बढ़ाने से, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम, क्योंकि वो सब इवोपरेट होने लग जाती है, एस्केप आउट होने लग जाती है। So on increasing temperature, the dissolved gases escaping out. तो अब मेरे पास भाई दो वो है एक्वेरियम है, एक एक्वेरियम रूम टेम्परेचर पे है और एक 55 डिग्री सेल्सियस पे। पानी गर्म हो रहा है इसलिए यहाँ पे फिशेस मरेगी नहीं, ऑक्सीजन कम है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से इस पानी में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। है समझ? सो जितना कम टेम्परेचर होगा, कोल्ड वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ज्यादा होता था, हॉट वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होता है। सो एक्वेटिक एनिमल फील्स मच बेटर इन कोल्ड वाटर rather than hot water. इसका रीजन क्या है? On increasing temperature, the mole fraction of dissolved oxygen decreases. मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है ना, क्वांटिटी कम होना मतलब मोल फ्रैक्शन कम होना, yes or no? Yes. So effect of temperature भी समझ में है, on increasing temperature pH value increases and aquatic animals। अभी समझ में आता है हमारा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ हैंड ड्रिल, कहाँ का एप्लीकेशन? सबसे पहला एप्लीकेशन तो आपको समझ में आ जाता है इन सोडा वाटर बॉटल। तो ये एप्लीकेशन तो है ना, दैट इज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है, और मतलब बायोलॉजिकल एप्लीकेशन की बात करें तो जैसे आप हील्स पे जाते हो ऊपर, जैसे ऊपर चढ़ने लगते हैं, ऑक्सीजन लेवल एटमॉस्फेरिक सफोकेशन होने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम हिल्स पे, पहाड़ों पे, माउंटेन्स पे ऊपर चढ़ते हैं, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में कम होता है। ठीक है। अब हमारा जो ब्लड है, ब्लड में उतनी ही ऑक्सीजन होगी जितना पार्शियल प्रेशर होगा, क्योंकि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस। सो on a mountain or a hill, due to the decreasing partial pressure of oxygen, the percentage of dissolved oxygen in blood decreases. जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाओगे आपके ब्लड में से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का परसेंटेज कम होता है। या आप ऐसा समझो कि आप तो क्या बोले सर, हम क्या ऑक्सीजन, हमने सांस लेना बंद करो ना, कहीं सांस तो ले रहे हैं। अरे भाई आप सांस तो ले रहे हो, आप जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जा रहे हो, आप सांस अंदर जा रही है, बट वो तो सांस से ऑक्सीजन भी अंदर गई, लेकिन वो ब्लड में डिसॉल्व नहीं हो पा रही। नहीं समझ? अभी आप थोड़ी देर के लिए समझ लो कि ये आपका ब्लड है और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है O2, लेकिन जब आप नीचे ग्राउंड फ्लोर पे हो तब इस गैस के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो 1 एटमॉस्फेयर का हो रहा है। कितना हो रहा है? 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है। और ये रहा आपका ब्लड माउंटेन पे या हिल पे। अब ऑक्सीजन तो उतनी की उतनी ही है, लेकिन जो उस पर प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो कम हो रहा है। 1 बार से कम प्रेशर, जब कम प्रेशर अप्लाई होगा तो ब्लड में ऑक्सीजन कम जाएगी, ज्यादा प्रेशर होगा तो ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी। सो एट अ हिल और अ माउंटेन a condition of anoxia is arises, है ना, जी मत लेना, जी को लेना, दम घुटना मन में। सम टाइम इतना सीवियर हो जाता है, अस्थमा जिनको होता है, जिनको प्रॉब्लम होती है ना, दे कैन डाई आल्सो, कि जो ऊपर जाने पे इतना कम ऑक्सीजन का लेवल हो जाता है
क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर कम होते जाएगा ब्लड में से डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाएगा, तो ब्लड में आपको बहुत फोर्सफुल इनहेलेशन करना पड़ेगा। दिस इज नोन एज एनॉक्सिया। क्या बोलते हैं इसे? एनॉक्सिया। सही बात समझ में? समझ में आया नहीं? तो सेकंड एप्लीकेशन क्या है? हेनरी लॉ कहाँ अप्लाई हो रहा है? At the time of mountain or hills, will be travel. Then third हमारे पास जो एप्लीकेशन आ रहा है वो है स्कूबा। ठीक है, अभी देखो भाई एक प्राणी का अपन एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये टूटा फूटा प्राणी जो है ये पानी के अंदर जा रहा है। जैसे जैसे ये अंदर जाता जाएगा, इनको बोलते हैं गोताखोर शुद्ध हिंदी भाषा में। और ये पानी में क्या ऐसे 100, 150, 200 मीटर नहीं, उनमें ये 2-2, 3-3 किलोमीटर अंदर तक जाते हैं। इतना डीप, बोलिए डीप सी डाइवर्स जिन्हें बोलते हैं। इस डीप सी जितना ज्यादा पानी के अंदर जाते जाएंगे पार्शियल प्रेशर उतना बढ़ता जाएगा। ऊपर जाने में क्या हो रहा है? नीचे जाने में क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ब्लड में क्या होगा? बहुत अच्छी बात है, ऑक्सीजन बढ़ता ही जाए। बोलिए अब ये भाई अब अंदर तो पानी के अंदर तो एयर है नहीं, तो सांस कहाँ से लेंगे? तो अपने साथ का सिलेंडर लेके जाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए भाई ये गैस सिलेंडर है, ठीक है, जो मैं उसके नाक से जोड़ अब इन्होंने क्या करा? जो एयर है इस एयर को सिलेंडर में पैक किया और एयर में क्या है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों है। जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हैं इसके ब्लड में ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पूरा डिसॉल्व होते जा रहे हैं। अरे ये ब्लड में क्या होते जा रहे हैं? भाई जो अंदर गया था जिस काम से वो काम हो गया, भाई साहब ऊपर आ रहा है। जैसे जैसे ही ऊपर आते जाएंगे पार्शियल प्रेशर क्या होता जाएगा, और इतनी तेजी से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन गैसेस ब्लड में से बाहर निकलेंगे कि इसकी स्किन पे क्या हो जाएंगे? फोड़े हो जाएंगे। और सम टाइम पे क्या होता है कि इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, मतलब ब्लड वेसल्स अंदर के अंदर क्या हो जाती है? फट जाती है। इतनी तेजी से ये ऑक्सीजन और ये सब बाहर आएंगे, क्योंकि इतनी तेजी से नाक से तो बाहर आ सकते हैं, तो वो क्या करने लगेंगे? ब्लड वेसल को फाड़कर बाहर आने लगेंगे। अरे बात समझ में? सांस से तो अंदर लिया उन्होंने, लेकिन इतनी तेजी से एक्सेलरेशन नहीं कर पाएंगे जितना वो ऊपर आते जा रहे हैं। ऊपर आते आते जब उन्हें एयर रिलीज करना है तो अपनी नोज से वो इतना बाहर एक्सेलरेशन इतना फास्ट नहीं कर सकते, तो उनके ब्लड से और ये सब से उनकी बॉडी में से बने। और डेफिनेटली अगर ब्रेन और इनमें कहीं इंटरनल ब्लीडिंग हो गई तो ये डाइवर्ट जो है वो डाई हो सकता है मानो। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं? इसके अंदर हीलियम ऐड कर दिया जाता है। तो हीलियम ऐड करने से क्या होता है? ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम इन तीनों का जो मिक्सचर लिया जाता है, तो हीलियम इज वेरी लेस सोल्यूबल इन ब्लड। द सोल्युबिलिटी ऑफ हीलियम इज वेरी वेरी लेस इन ब्लड। की सोल्युबिलिटी क्या है? बहुत कम है। चाहे प्रेशर कितना ही बढ़ाते जाओ वो डिसॉल्व नहीं होगी। जब वो डिसॉल्व ही नहीं होगी तो क्या होगा? ऊपर आने में जो होगा मुझे में धीरे, जब डिसॉल्व कम हुई तो बाहर निकलेगी नहीं, यानी तो धीरे धीरे तो टाइमिंग मिल गया ना। इन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को क्या मिल गया? टाइम मिल गया, जिसकी वजह से हीलियम की वजह से। सो व्हाई स्कूबा डाइवर यूज अ मिक्सचर ऑफ हीलियम, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन में इंस्टेड ऑफ मिक्सचर ऑफ ओनली प्योर ऑक्सीजन और प्योर नाइट्रोजन और प्योर एयर। क्लियर है? तो ये जो प्रॉब्लम होती है, जो ब्लड का एकदम से बाहर आना निकलना, उसको बोलते हैं बैंड। बायोलॉजिकल डिसीज होती है तो उसमें बैंड्स बन जाते हैं। वो बैंड्स उस डिसीज के बारे में भी ध्यान रखें। क्लियर है? यहाँ तक का हमारा जो पोर्शन हो जाता है, आपको इसको पूरा रीड करना है कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर। इंडेक्स में बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स दिए हैं, इंडेक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। सॉल्ट अनसॉल्ट यानी एग्जांपल्स को लगाना ही है, साथ में इंडेक्स में। और एक्सरसाइज में भी मोलरिटी से संबंधित जो क्वेश्चन है वो हेनरी लॉ पे बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करना है। हम न्यूमेरिकल सारे इस चैप्टर के एक साथ करेंगे, पूरा थ्योरी पढ़ने के बाद।
आने वाला पोर्शन बहुत अच्छा है, वो में जहाँ बताएगा आप लोग थोड़ा सा रिवाइज करके आएगा वेपर प्रेशर के बारे में, वेपर प्रेशर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और रिलेशन यहाँ पर देखेंगे, ठीक है।